देखिए सीपीसी में आपका उच्चतम न्यायालय में अपील पढ़ाना था और आपका 5 मिनट लगता है इसमें। जहां तक सुप्रीम कोर्ट में यानी कि सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील कब हो सकेगी, इसका प्रावधान आपका संविधान के अनुच्छेद 133 में यानी कि आर्टिकल 133 में भी किया गया है। और सीपीसी में जहां तक बात है, सीपीसी का धारा 109 से लेकर 112 तक, जिसमें कुछ धाराएं रिपील है यानी कि अभी हम बताते हैं। और इसके लिए जो प्रोसीजर दिया गया है वह आर्डर 45 में दिया गया है। यानी कि सेक्शन आपका पहले याद रखना है 109 से लेकर और 112 तक में आपका उच्चतम न्यायालय में अपील सिविल मामलों में कब हो सकेगी और इसके लिए जो प्रक्रिया दी गई है सीपीसी में, वह दी गई है सीपीसी के आर्डर 45 में। तो प्रक्रिया कभी पूछा नहीं गया है और न ही आपका अपील के बारे में ही, लेकिन थोड़ा बहुत इसको देखिए क्या दिया गया है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पढ़ना है। 109 देखिए आपका क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय में अपील कब होगी। तो जो आपका संविधान का अनुच्छेद 133 में प्रावधान किए गए हैं, वही प्रावधान आपका सेक्शन 109 में किया गया है। तो देखिए आपका संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के उपबंधों के और ऐसे नियमों के जो भारत के न्यायालयों से अपील के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर बनाए जाएं और इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाही में के किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि उच्च न्यायालय ये सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र दे देता है कि जो मामला वह डिसाइड किया है उसमें व्यापक महत्व का सारवान प्रश्न समाहित है और उसकी राय में उस पर उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय आवश्यक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट ने अगर सिविल मामलों में कोई निर्णय पारित किया है, कोई डिक्री पारित की है या कोई आदेश दिया है, तो कब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट दे दे और सर्टिफिकेट में ये लिख दे कि जो इस मामले में विधि का सारवान प्रश्न व्यापक महत्व का सारवान या सब्सटेंसिव क्वेश्चन समाहित है और हाई कोर्ट की राय में इस पर विनिश्चय, सुप्रीम कोर्ट का विनिश्चय आवश्यक है। अगर ये दो शर्तें पूरी होती हैं तो आप सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय में हाई कोर्ट के बाद अपील कर सकते हैं। विधि के व्यापक महत्व का सारवान प्रश्न का मतलब ये हुआ कि ऐसा प्रश्न है जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय पहले से पारित नहीं किया है और प्रश्न ऐसा है कि तमाम मामले जो निचले न्यायालयों में चल रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट उस प्रश्न का अर्थ बता दे तो उस आधार पर निचले न्यायालयों के मामले निपट जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं विधि का व्यापक महत्व का सारवान प्रश्न। यानी कि केवल वादी प्रतिवादी ही प्रभावित नहीं होगा बल्कि अन्य लोग भी उससे क्या होंगे, प्रभावित। जो और मामले चल रहे हैं उस पर भी उसका क्या पड़ेगा, प्रभाव। इसके बाद आपका 109 के बाद 110 निश्चित है, 111 भी निश्चित है, 111 ए भी निश्चित है
अब 112 आपका सेविंग क्लाज है। सेविंग क्लाज आपका बस एक लाइन जानना है। व्यावृत्ति खंड यानी कि बचत खंड यानी कि अनुच्छेद 136 को बचाया गया है। तो पहले ये जानिए कि आर्टिकल 136 है क्या। तो संविधान का अनुच्छेद 136 एसएलपी की बात करता है, स्पेशल लीव पिटीशन की बात करता है, विशेष अनुमति याचिका की बात करता है। अर्थात चाहे लोअर कोर्ट ने चाहे हाई कोर्ट ने, किसी ट्रिब्यूनल ने, किसी प्राधिकारी ने, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने अगर कोई निर्णय, डिक्री, आदेश या दंडादेश दिया है तो आप इस आधार पर उच्चतम न्यायालय से अपील के लिए इजाज़त मांग सकते हैं। और अगर उच्चतम न्यायालय इजाज़त दे दिया तो आपकी जो अपील है वह स्वीकार हो जाएगी। और अगर उच्चतम न्यायालय इजाज़त नहीं दिया तो आपकी अपील डिसमिस हो जाएगी। यानी कि अनुच्छेद 136 आपका हर एक मामलों में आप जा सकते हैं, चाहे मामला सिविल हो, क्रिमिनल हो, प्रशासनिक हो, और चाहे निर्णय या डिक्री आदेश जो भी हो, चाहे लोअर कोर्ट ने पारित किया हो, हाई कोर्ट ने पारित किया हो, निर्वाचन आयोग ने पारित किया हो, विधानसभा अध्यक्ष ने पारित किया हो, लोकसभा अध्यक्ष ने आदेश दिया हो, इससे कोई मतलब नहीं। बस आप ये दिखाइए कि न्याय हमारे प्रति घोर अन्याय हो गया है, अतः आप न्याय करिए और आप हमारी अपील को क्या करिए, स्वीकार। जैसे अनुच्छेद 99% जो सुप्रीम कोर्ट में अपीलें जाती हैं आपका अनुच्छेद 136 के तहत ही जाती हैं। जैसे बिहार एपीओ का मामला है कि 4 क्वेश्चनों पर विवाद था, हाई कोर्ट ने उन पर न सुना न फैसला दिया। और तो ऐसी दशा में एक लड़का सुप्रीम कोर्ट चला गया, एसएलपी दायर किया और एसएलपी दायर करके मांग किया है कि हमारे साथ नेचुरल जस्टिस का पालन ही नहीं किया गया, अतः प्राकृतिक न्याय का आप पालन करिए और इन 4 क्वेश्चनों पर हमें क्या करिए, सुना जाए। इसी बिंदु को लेकर आपका 10 तारीख को बिहार एपीओ के मामले में 4 क्वेश्चनों को लेकर उच्चतम न्यायालय में एसएलपी ही दायर की गई है। अर्थात इसका मतलब अनुच्छेद धारा 112 एक लाइन पढ़िएगा कि भले ही आपका कोई भी बात कहीं लिखी गई हो अनुच्छेद 136 पर, क्या उसका कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, और अनुच्छेद 136 बची रहेगी। तो इस प्रकार आपका उच्चतम न्यायालय में अपील के बारे में जो प्रोसीजर दिया गया है वह आदेश 45 में है, वह डिटेल में नहीं पढ़ना है। आर्डर भले पूछ ले लेकिन अंदर से कभी आज तक पूछा नहीं गया है। अब आइए आगे चला जाए। आपका 3 और आपका भाग 8 में 3 बातें दी गई हैं, रिफरेंस या निर्देश, दूसरा पुनर्विलोकन या रिव्यू, और तीसरा पुनरीक्षण या रिवीजन। अब आपका इसमें मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, प्री में भी क्वेश्चन बनता है। प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में और अंत में आपका तीनों में अंतर भी पूछा जाता है। तो पहले तीनों को समझाया जाएगा, उसके बाद आपका तीनों में अंतर भी पूछा जाता है। प्री में ज़्यादातर सेक्शन मिलाने के लिए आया है, कई बार यूपी में सेक्शन जरूर इधर याद रहे। सेक्शन 113 में निर्देश हैं, आपका 114 में रिव्यू या पुनर्विलोकन है और 115 में
आपका पुनरीक्षण या रिवीजन है। ये कम से कम सेक्शन पहले तैयार रखिए। 113 में निर्देश या रिफरेंस, 114 में रिव्यू या पुनर्विलोकन, 115 में आपका रिवीजन है। इसके बाद अब आर्डर से जोड़ा जाता है। धारा 113 के लिए प्रक्रिया आदेश 46 में दी गई है। धारा 114 के लिए प्रक्रिया आदेश 47 में दी गई है और धारा 115 के लिए कहीं कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है। यानी कि इस एरिया में या ये जो धाराएं हैं, किस धारा के लिए कोई आदेश रिलेटेड नहीं है, तो आपका जवाब रहेगा 115 यानी कि रिवीजन के लिए। तो फिर एक बार तैयार रखिए। 113 पढ़ेंगे तो वहीं बैरेक्ट पर लिख लेना चाहिए कौन सा आदेश हम कोरिलेट करेंगे, 46। 114 पढ़ेंगे तो कौन सा आदेश, 47। और 115 जब पढ़िएगा तो इसके साथ कोई आर्डर को रिलेटेड नहीं है। आइए पहले निर्देश देखा जाए आपका, और निर्देश का मतलब क्या होता है इसको पहले कोरिलेट भी करना है। देखिए, जब भी आप निर्देश पढ़िए आपका कोरिलेशन कहाँ कहाँ से आपको करना पड़ेगा, अलग से भले एक लाइन लिख लीजिए। एक कोरिलेशन जो सीआरपीसी में करना पड़ेगा, सीआरपीसी में भी सेम प्रावधान है आपका धारा 395 और 396। यानी कि पहली बात, जो धारा आप 113 पढ़ेंगे, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 395 और 396 दो धाराएं पढ़ेंगे। इसके बाद आपको संविधान में जाना पड़ेगा और संविधान के 3 कम से कम अनुच्छेद देखना पड़ेगा। एक अनुच्छेद 13, फिर आपका अनुच्छेद 32 और 226, यानी कि 3 अनुच्छेद कम से कम आपको पढ़ना होगा। आर्टिकल 13 मैं पढ़ा चुका हूँ और 32 और 226 बाकी है। तो जब आपका मूल अधिकार लास्ट में चलेगा तो उसी में आर्टिकल 32 आएगी, तो उसको डिटेल में बताया जाएगा। अभी तो आपका 19 ही चल रहा है, अभी समय लगेगा थोड़ा अनुच्छेद 32 आने में। पहले एकदम शुरुआती दौर से हम शुरुआत करते हैं और तब आपका निर्देश बताते हैं। देखिए, अगर कोई कानून हो, चाहे वह क्रिमिनल हो, सिविल हो या इत्यादि हो, यानी कि अगर भारत में कोई विधि है यानी कि लॉ है, तो पहले अनुच्छेद 13 का क्लाज 1 पर गौर करिए। मैं बता भी चुका हूँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का क्लाज 1 बताता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि संविधान पूर्व विधियां, अर्थात ऐसे कानून जो 26 जनवरी 1950 के पहले बने थे, और यदि वे भाग 3 से असंगत हैं, यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किसी अनुच्छेद के विरोध में है, यानी कि असंगत हैं, अर्थात 36 का आंकड़ा है, अर्थात मूल अधिकार और उन पूर्ववर्ती कानूनों में विपरीतता है, तो विपरीतता की मात्रा तक वे जो कानून हैं वह वाइड होंगे, शून्य होंगे। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है, 13, और 13 का कौन सा क्लाज, 1। अनुच्छेद 13 का क्लाज 2 ये बताता है आपका कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, यानी कि 26 जनवरी और उसके बाद के लिए, जो हमारे मूल अधिकारों को कम करती हो या छीनती हो। अगर अनुच्छेद 12 वाला राज्य ऐसा कोई कानून बनाता है
जो हमारे मूल अधिकारों को छीनती है या कम करती है, तो वह कानून उस लिमिट तक वाइड होगा, शून्य होगा। अब समस्या ये है कि किसी भी विधि को, चाहे वह सिविल हो या क्रिमिनल या कोई हो, भारत में अवैध या असंवैधानिक या शून्य घोषित करने की शक्ति आपका किसको प्राप्त है? तो सभी न्यायालयों को प्राप्त नहीं है। भारत में फिर एक बार याद रखिए, केवल और केवल दो न्यायालयों को प्राप्त है, और वह अनुच्छेद 32 के तहत किसको प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय। और 226 के तहत किसको? हाई। यानी कि बिहार एपीओ में भी प्री में आया था कि भारत में जुडिशियल रिव्यू का पावर, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन न्यायालयों में समाहित है? तो केवल और केवल दो न्यायालयों में समाहित है, एक उच्चतम न्यायालय और दूसरा उच्च न्यायालय। यानी कि भारत का सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत किसी कानून को शून्य घोषित कर सकता है, और हाई कोर्ट भी अनुच्छेद 226 के तहत किसी कानून को शून्य घोषित करने का पावर रखता है। और इसी शक्ति को एक लाइन में लीगल भाषा में हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, या न्यायिक समीक्षा, या न्यायिक पुनर्विलोकन। तो अगर कोई पूछे कि न्यायिक पुनर्विलोकन उत्पन्न किस अनुच्छेद से होता है? 13 से। इसका प्रयोग कौन कौन न्यायालय करते हैं? किसको पावर है? दो न्यायालयों को। कौन कौन? एक हाई कोर्ट, दूसरा सुप्रीम कोर्ट। फिर हाई कोर्ट का अनुच्छेद पूछे तो आपका 226, और सुप्रीम कोर्ट का पूछे तो 32। अब समस्या देखिए कहाँ आएगी। समस्या ये आई कि अगर पहले आपराधिक मामला निपटा दिया जाए, तब आपका सीपीसी में आ जाए। अगर न्यायालय किसी क्रिमिनल मामले की सुनवाई कर रहा है और न्यायालय को लगता है कि जिस कानून के तहत हम अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं, निचले न्यायालय को ये लगता है कि ये कानून हमारे मूल अधिकारों के विपरीत हैं, यानी कि हमारे मूल अधिकारों के क्या हैं? विपरीत, यानी कि हमारे मूल अधिकारों से असंगत हैं। और आज तक न तो उच्चतम न्यायालय ने इसे शून्य घोषित किया है, और न ही उस हाई कोर्ट ने जिसके वह सबॉर्डिनेट या अधीनस्थ हैं। तो सीआरपीसी की धारा 395 बताती है कि अगर मामला आपराधिक हो, क्रिमिनल हो, तो ऐसी दशा में निचला न्यायालय हाई कोर्ट को मामला निर्देशित करेगा, रिफरेंस करेगा, निर्देशित करेगा, और हाई कोर्ट से उस मामले में ओपिनियन मांगेगा, राय मांगेगा। क्या राय मांगेगा? कि हजूर मेरी राय में यह जो धारा है, या यह जो प्रावधान है, या यह जो कानून है, वह असंवैधानिक है, और आज तक न तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया और न ही आपने। अतः मुझे ये सलाह दे दीजिए, आप बता दीजिए कि क्या ये जो कानून है वह असंवैधानिक है कि नहीं, अर्थात शून्य है कि नहीं। तो अगर कानून आपराधिक मामला का है और निर्देश हाई कोर्ट को किया जाता है निचले न्यायालय द्वारा, और हाई कोर्ट से निचला न्यायालय ओपिनियन या राय मांगता है, तो सीआरपीसी की धारा 395 अप्लाई होगी। और यही कानून सिविल मामले का है, जैसे संविदा सारे इत्यादि हो गया। और अगर निचला न्यायालय राय मांगता है हाई कोर्ट से, तो सीपीसी लागू होगी, और सीपीसी की
धारा 113 राय कैसे मांगी जाएगी, इसके लिए प्रोसीजर कौन से आर्डर में, 46। तो दो जगह से जोड़िएगा। आपका क्रिमिनल मामलों में निर्देश हाई कोर्ट को भेजा जाता है तो 395, और सिविल मामला है तो 113। किसको, किससे राय निर्देश किसको भेजा जाता है, हाई कोर्ट को। कौन भेजता है, लोअर कोर्ट। क्या मांगता है, राय। किस मुद्दे पर, किसी कानून की वैधानिकता के मुद्दे पर, यानी कि ये कानून वैध है कि शून्य है, आप हमें क्या करिए बताइए। तो अब आपका कोरिलेट भी हो गया। अब आइए सीपीसी की धारा, पहले 113 देखा जाए और तब आर्डर 46 हम थोड़ा बहुत देखना है। देखिए आपका 113 निकाल लीजिए तब सही रहेगा। देखिए आपका उच्च न्यायालय को निर्देश उन शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित किया जाए। अब समस्या ये आई कि उस कंडीशन और लिमिटेशन के सबऑर्डिनेट या अधीन रहते हुए जो विहित किया जाए। तो पहला शब्द आपका कि विहित का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इंग्लिश में प्रेस्क्राइब्ड होता है, और 2-3 बार ये क्वेश्चन 2 बार यूपीजे में रिपीट किया है। तो विहित शब्द को सीपीसी की धारा 216 में परिभाषित किया गया है, और विहित जब भी पूछे नियमों द्वारा विहित, यानी कि प्रथम अनुसूची में जो नियम दिए गए हैं उसी को हम प्रेस्क्राइब्ड या विहित कहेंगे। अर्थात जब भी निचला न्यायालय हाई कोर्ट को निर्देश भेजे कि हमें राय दे दीजिए, तो जो विहित हैं, विहित मतलब आदेश 46 में जिन नियमों का उल्लेख किया गया है उन नियमों का क्या करे, पालन। भाई इसका मतलब एक लाइन हुआ कि शर्त और आपका परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो क्या की गई है, विहित। विहित का मतलब कि आदेश 46 में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अधीन रहते हुए ही धारा 113 के प्रावधान लागू होंगे। तो प्रक्रिया कहाँ दी गई है, आर्डर 46। अगला देखिए, कोई भी न्यायालय मामले का कथन करके उसे उच्च न्यायालय की राय के लिए निर्देशित कर सकेगा, और उच्च न्यायालय उस पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे। भाई एक लाइन हुआ कि जो निचला न्यायालय है वह उच्च न्यायालय को मामला कथन करके, मैंने लिख पढ़कर निर्देशित करेगा, और उच्च न्यायालय उस निर्देश पर ऐसी राय दे सकेगा जैसा वह उचित समझे। दे सकेगा कि देगा, तो दे सकेगा मतलब उच्च न्यायालय द्वारा ओपिनियन या राय देना बाध्यकारी है कि विवेकाधिकार है। बाध्यकारी नहीं है बल्कि क्या है, विवेकाधिकार। ये पहला लाइन रहा। दूसरा देखिए, परंतु परंतु जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम में किसी अंतर्विष्ट उपबंध की विधिमान्यता के बारे में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है जिसका अवधारण उस मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर निचला न्यायालय ये देखता है कि कोई अध्यादेश है, कोई अधिनियम या कानून है, कोई रेगुलेशन है, या तो वह पूरा या उसका कुछ भाग मैंने कुछ धाराएं आपका कह सकते हैं कि अवैध हैं। अवैध मतलब असंवैधानिक है,
संविधान के विपरीत है। और आज तक न तो उच्चतम न्यायालय ने और न ही उस उच्च न्यायालय ने जिसके वह सबॉर्डिनेट हैं, आज तक इसे अब असंवैधानिक या अवैध घोषित नहीं किया है। और ये जो कानून है वह मत उसी के अनुसार हम इस मामले में क्या देंगे जो हमारे सामने है, फैसला देना है। तो ऐसी दशा में निचला न्यायालय किसको निर्देश भेज दे, हाई कोर्ट को, और ये हाई कोर्ट से कहे कि आप हमें राय दे दीजिए कि ये जो अधिनियम है, विनियम है, अध्यादेश हैं, या तो पूरा का पूरा या इसकी कुछ धाराएं असंवैधानिक हैं कि नहीं। तो ये कौन निर्देशित करेगा किसको? तो निचला न्यायालय किसको करेगा? हाई कोर्ट को। क्या मांगेगा? ओपिनियन। क्यों मांगेगा? क्योंकि निचले न्यायालय की राय में वह धारा या वह कानून अप्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय मतलब कि संविधान का क्या है? विरोधी। लेकिन आज तक उसे विरोधी घोषित नहीं किया गया। यही आपका निर्देश होता है। निर्देश के बारे में जो प्रोसीजर है सीपीसी के आदेश 46 में दिया गया है। अब आदेश निकाल लीजिए 46, थोड़ा बहुत वहाँ पढ़ना है। आदेश 46 निकालिए और आपका थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें भी। देखिए आपका आदेश 46 निर्देश, आदेश 46 का रूल 1 देखिए, यही महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय को प्रश्न का निर्देश। तो जहां ऐसे वाद या अपील की जिसमें डिक्री की अपील नहीं होती, यानी कि अब आपका थोड़ा दायरा सीमित हो जाएगा निर्देश का कि निर्देश किस मामले में किया जा सकता है। तो ऐसा वाद है जिसमें कि डिक्री की अपील होती है कि नहीं होती? डिक्री की अपील होती ही नहीं। या जो अपीलीय डिक्री या अपील की जिसमें डिक्री पारित की गई है, या तो वाद या अपील की गई है, और अपील की सेकेंड अपील हो सकती है कि नहीं? नहीं हो सकती। यानी कि पहले दो नियम बनाइए। कोई मुकदमा है और कानूनन उसकी फर्स्ट अपील संभव नहीं है, यानी कि फर्स्ट अपील पर कानूनन क्या लगा दिया गया है? रोक। तो ऐसी दशा में निचला न्यायालय, चूंकि हाई कोर्ट तक वह मामला पहुंचेगा ही नहीं, तो निचला न्यायालय पहले ही सतर्कता बरते और कमियों को दूर करने के लिए इस मामले में वह हाई कोर्ट से राय मांग ले कि हजूर आपके यहाँ ये अपील जाएगी ही नहीं, अतः पहले ही हम अपना सुधार कर लें और आप बता दीजिए कि जो ये विवाद हैं, ये जो कानून है, वह संविधान के विपरीत तो नहीं है। तो पहला नियम आया कि निर्देश कब किया जा सकता है, किन मामलों में? तो याद रखिए उन मामलों में जिसमें किसी वाद में पारित डिक्री की फर्स्ट अपील संभव नहीं है। यानी कि डिक्री पारित, जैसे कि सहमत की डिक्री हो गई, तो क्या सहमत की डिक्री में फर्स्ट अपील हो सकेगी कि नहीं? नहीं हो सकेगी। तो ऐसी दशा में राय क्या किया जाए? हाई कोर्ट से कानूनी मांग ली जाए। दूसरा, फर्स्ट अपील, अपील के बाद माने अपील तो हो सकती है लेकिन प्रथम अपील ही हो सकती है। सेकंड अपील पर रोक लगा दी गई है, यानी कि मामला धारा 100 के तहत आता ही नहीं है, अतः सेकंड अपील हाई कोर्ट में होगी नहीं। तो ऐसी दशा में निचला न्यायालय किसको निर्देश भेज दे? हाई कोर्ट को। और क्या मांग ले? राय।
तो पहला पॉइंट याद रखिए कि निर्देश कब मांगा जा सकता है, तो जब किसी वाद में पारित डिक्री की फर्स्ट अपील ही नहीं होगी। सेकंड कब मांगा जा सकता है, जब अपील फर्स्ट अपील में पारित डिक्री की सेकंड अपील कहाँ नहीं होती है, हाई कोर्ट। तो ऐसे अब दूसरा आया कि मुकदमे के किस स्टेज पर निचला न्यायालय उच्च न्यायालय को कथन या मामला निर्देशित करके और सलाह मांग सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, सुनवाई के पूर्व ऐसा कर सकता है, सुनवाई के दौरान और डिक्री के निष्पादन के दौरान उपर्युक्त सभी। तो सतर्क रहना, ये प्री में क्वेश्चन आ सकता है कि निर्देश कब किया जा सकता है। अभी मुकदमा दायर किया गया, अभी सुनवाई शुरू ही नहीं हुई, प्राइमा फेसाई दिखा न्यायालय को निचले कि लग रहा है कि ये प्रावधान अवैध है, तो क्या वह राय मांग सकता है कि नहीं मांग सकता है। सुनवाई शुरू हो गई, बीच में उसे लगता है, तब मांग सकता है कि नहीं। और निर्णय आ गया, डिक्री पारित हो गई, डिक्री को लागू कराया जा रहा है, और तब उसे लगा कि कोई प्रावधान जो है वह अवैध है, असंवैधानिक है, अप्रवर्तनीय है, तो क्या वह हाई कोर्ट को निर्देशित करके राय मांग सकता है कि नहीं, निचला न्यायालय मांग सकता है। तो क्या मारना है, उपर्युक्त सभी। फिर एक बार याद रखिए आपका, सुनवाई के पूर्व भी मांगा जा सकता है, सुनवाई के दौरान भी, और डिक्री के निष्पादन या डिक्री को जब लागू कराया जा रहा है उस दौरान भी, तीनों स्टेज में। अब आइए, निर्देश आपका इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। अब आ जाइए धारा 114। 114 भी कोरलेट आपका ज़्यादा होगा, और यहाँ से भी निश्चित रूप से आपका एक क्वेश्चन पूरा बनने का चांस रहता है। 113 से तो कम क्वेश्चन बनता है, लेकिन 114 से आपका ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, और जो कोरिलेट कराया जाएगा वहाँ निश्चित तौर पे हमें लगता है कि एक क्वेश्चन आपका बनने का पूरा चांस है। जब भी आपका रिव्यू, या इसको हम कहते हैं पुनर्विलोकन, या उर्दू में नज़रसानी, नज़रसानी या पुनर्विचार करना, भाई दो तीन नियम याद रखिए। देखिए, आपका रिव्यू को अच्छे से जानना है, फिर एक बार हिंदी में देखिए इसका आपका अर्थ। पुनर्विलोकन को हिंदी में लिख लीजिए आपका, माने पुनर्विलोकन मतलब पुनः विचार करना, यानी कि पुनर्विचार करना, ये भी हम कह सकते हैं। आपका उर्दू में कहते हैं नज़रसानी, नज़रसानी, इंग्लिश में रिव्यू कहते हैं। अब रिव्यू होता क्या है, नज़रसानी होती क्या है, ये थोड़ा समझिए। नज़रसानी का मतलब ये हुआ कि जिस न्यायालय ने कोई डिक्री या आदेश पारित किया है, उसी न्यायालय से ये डिमांड की जाती है कि आप अपने निर्णय, आप अपनी डिक्री और आप अपने द्वारा पारित डिक्री या आदेश पर एक बार पुनर्विचार करिए, और पुनर्विचार करिए क्योंकि आपने जो डिक्री या आदेश पारित किया है उसमें कुछ गलतियां हैं,
तथ्य की गलती है, विधि की गलती है, या आपने जब डिक्री या आदेश पारित किया था तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था और उस समय मैं पा भी नहीं सकता था साक्ष्य। अब हमें साक्ष्य मिल गया है, अतः आप अपने फैसले में उलट दीजिए फैसला या संशोधन करिए। यानी कि रिव्यू का मतलब ये हुआ कि उसी न्यायालय में वह जज मौजूद हैं तो उसी जज के यहाँ एक एप्लीकेशन दिया जाता है और ये डिमांड की जाती है कि आप अपने किए पर एक बार क्या करिए, विचार। इसी को हम क्या कहते हैं, रिव्यू या पुनर्विलोकन या नजरसानी। यानी कि आप अपने किए पर एक बार विचार करिए, तो कब विचार के करवाया जा सकता है, कब नहीं, और इसी को आपको पढ़ना है। अब इसका जो एरिया है, पहले एरिया देखिए। एरिया आपको कौन कौन एरिया कवर करना है, तो जो सीपीसी में आपको पढ़ना पड़ेगा वह आपका जहां से रिव्यू उत्पन्न होता है, आदेश 20 का नियम 3 से आप उठाएंगे। यानी कि सीपीसी के आर्डर 20 के रूल 3 से उठाएंगे। फिर आपका रिव्यू के बारे में सब्टेंसिव प्रावधान, सारवान प्रावधान, चूंकि धारा 114 में है तो इसके बाद 114 पढ़ेंगे और इसके लिए जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, वह किस आर्डर में है, 47। तो सीपीसी की 3 बातें आप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे, पहले एरिया कवर कर लिया जाए। आदेश 20 का नियम 3, इसके बाद कौन सी धारा, 114, और इसके बाद कौन सा आदेश, 47। कम से कम इन 3 बातों को सीपीसी में पढ़ना है। इसके बाद आपका पुनर्विलोकन सीआरपीसी में हमें देखना है, और जब सीआरपीसी में देखा जाएगा तो 362 हम देखेंगे और 482। 2 सेक्शन आपका सीआरपीसी में पढ़ना पड़ेगा। आपका पहला 362 जो हमेशा इस समय पूछा जा रहा है, और जो आपका दूसरा हमें पढ़ना है वह 482 पढ़ना है। इसके बाद जो संविधान में हमें इसी के साथ पढ़ना है, संविधान का 2 अनुच्छेद पढ़ना है आपका, 137 और 142। यानी कि कौन सा आपका आर्टिकल हमें पढ़ना है, संविधान का जो अनुच्छेद हम पढ़ेंगे इसके साथ वह आर्टिकल आपका जो होगा 137 होगा, और दूसरा कौन सा आर्टिकल होगा, 142। अब ये भाई रिव्यू फिर हम एक बार बता दें। रिव्यू का मतलब ये हुआ कि अपने किए पर पुनर्विचार करना। तो किए का मतलब ये हुआ कि अगर न्यायालय ने कोई निर्णय, डिक्री, आदेश, दंडादेश पारित किया है तो उस पर पुनः वही न्यायालय, वही जज अगर उपलब्ध है तो ये मांग की जाती है कि आप एक बार इस निर्णय पर, इस डिक्री पर, इस आदेश पर क्या करिए, पुनर्विचार। और ये आदेश, डिक्री आपका जो है वह गलत है, अतः इसमें आप सुधार करिए या अपनी डिक्री को सेटिसाइड करिए, उलट दीजिए। तो ये रिव्यू के बारे में जो हम प्रावधान बताएंगे आपका थोड़ा लंबा ये चलेगा। और सबसे पहले आपका हम संविधान देखते हैं। एक क्वेश्चन संविधान से निकालना है, फिर इस समय वर्तमान में सीआरपीसी का क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, वो हमें 2 धाराएं देखनी है, और लास्ट में कहाँ आना है, सीपीसी में। तो सबसे पहले संविधान देखिए।
संविधान का अनुच्छेद 137 याद रखिए, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि चाहे मामला सिविल हो, चाहे मामला आपराधिक हो और चाहे कैसा भी क्यों न हो, उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय पर एक बार पुनर्विचार कर सकता है। यानी कि उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय पर एक बार पुनर्विचार कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में है? 137। तो निर्णय दिलवाइए। मान लीजिए उच्चतम न्यायालय में अपील की गई और उच्चतम न्यायालय ने पहली बार निर्णय दे दिया, तो ये तो मूल निर्णय हो गया। अनुच्छेद 137 ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णयों का पुनर्विलोकन कर सकता है। पुनर्विलोकन का मतलब चाहे मामला आपराधिक हो, चाहे सिविल हो, या चाहे राजस्व संबंधी हो, या कोई भी हो, कोई रोक टोक नहीं है। तो जब पुनर्विचार करेगा तो उच्चतम न्यायालय उसी मामले में अब चौथी बार फैसला सुनाएगा। दूसरी बार, पहली बार तो फैसला सुनाया ही, फिर अपने द्वारा सुनाए गए उस फैसले पर क्या किया? पुनर्विचार, माने उसका पुनर्विलोकन किया। और पुनर्विलोकन के बाद आपका चौथी बार उसी मामले में फैसला दे दिया दूसरी बार। अब समस्या ये थी कि इसके बाद कोई उपचार उपलब्ध नहीं था। तो 2005 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक केस आया, अशोक रूपा हुर्रा वर्सेज अशोक हुर्रा। याद रखिएगा, अशोक रूपा हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा का केस आया। यानी कि अशोक रूपा हुर्रा वर्सेज अशोक हुर्रा का केस आया, जो विवाह से रिलेटेड था। 2005 में आया उच्चतम न्यायालय का। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अगर मेरे द्वारा पारित डिक्री, निर्णय, दंडादेश या आदेश से घोर अन्याय हो, यानी कि न्याय का गला घुट रहा हो, न्याय की हत्या हो गई हो, घोर अन्याय हो गया हो, तो मैं अपने द्वारा दिए गए निर्णय के पुनर्विलोकन कर सकता हूँ। और उसी मामले में चौथी बार मैं निर्णय सुना सकता हूँ, तीसरी बार। फिर एक बार देखिए, यानी कि पहली बार तो सुनाया, मान लीजिए अपील में, तो पहली बार निर्णय, फिर उस पर पुनर्विचार किया, रिव्यू किया, तो चौथी बार निर्णय, दूसरी बार। इसके बाद संविधान में कहीं कोई प्रावधान नहीं था। तो उच्चतम न्यायालय ने अशोक रूपा हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा के वाद में आपका ये निर्णय दिया कि अगर उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से घोर अन्याय हो रहा है तो उच्चतम न्यायालय फिर से एक बार पुनर्विचार कर सकता है, फिर से एक बार उस पर गौर कर सकता है, देख सकता है, और चौथी बार निर्णय सुना सकता उस मामले में, तीसरी बार। अब इसको अब आया कि ये शक्ति आपको कहाँ से मिलती है, क्योंकि अनुच्छेद 137 में तो केवल पुनर्विलोकन की बात की गई है, और ये तो पुनर्विलोकन हो गया, यानी कि पुनर्विलोकन। तो ये पावर कहाँ है? अनुच्छेद 137 में तो है ही नहीं। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये हमारा इनहेरेंट पावर है, अंतर्निहित शक्ति है, कहीं संविधान में लिखने की आवश्यकता, मैं न्याय के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे आप लोग हैं, पढ़ने के लिए घर बार छोड़कर यहाँ आ गए हैं, पढ़ने के लिए ही तो आए हैं कि घर बार छोड़कर क्या करेंगे?
पढ़ेंगे, लेकिन कुछ लोग तफरी भी मचाते हैं आकर, यानी कि ध्यान उनका भटक जाता है। और ध्यान जब भटक गया तो मौर्य जी जैसे क्या करते हैं, जाकर चाय पीते हैं। तो कितने आदमी थे मौर्य जी, 2 कि 3? अरे अब तो बता दीजिए। चाय वाला भाई, जब मौर्य जी आते हैं तो कुछ न कुछ उदाहरण चल जाता है। और मौर्य जी पर भाई ये समस्या है। तो नाराज ना होइएगा भाई, कई लोग नाराज होके भाग गए हैं, नाराज नहीं ना होंगे भाई। जिसको बुरा लगता है उदाहरण पर रोक दिया जाएगा, एक बार इशारा कर दे, उस पर उदाहरण नहीं दिया जाता, क्योंकि कई लोग भाग गए हैं। उदाहरण उनको लगता है कि सर हम ही को टारगेट कर रहे हैं। अब मौर्य जी पर उदाहरण दिया जा रहा है, कुछ लोग समझ रहे हैं कि हम भी चाय पीने गए थे, कहीं सर हम पर तो नहीं बोल रहे हैं। तो कितने आदमी थे मौर्य जी? 5? पांचे थे ना? नाम कब बताएंगे? चलिए बाद में बताइएगा, अभी समय बंदा बताइए, कुछ दिन प्रकरण अभी लंबित रहने दीजिए। फिर एक बार देखिए, यानी कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्याय के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम न्याय के न्यायालय हैं और न्याय के लिए हम कानून से बाध्य नहीं हैं। यानी कि कानून से बाहर जाकर हम न्याय के लिए निर्णय दे सकते हैं, और ये हमारा इनहेरेंट पावर है। और ये किस अनुच्छेद से हमें प्राप्त माने समाहित है? प्राप्त भाई, प्रदान नहीं किया गया है। इनहेरेंट पावर निहित है, प्रदान न कहिएगा, ये पहले से ही क्या है, वेस्टेड। तो वेस्टेड है, अंतर्निहित है, निहित है, समाहित है। तो किस अनुच्छेद में ये पावर सुप्रीम कोर्ट को समाहित है? अनुच्छेद 142। इसको एक नाम दिया जाएगा लीगल। अभी तो आप अपने द्वारा दिए गए निर्णय के पुनर्विलोकन का पुनर्विलोकन, ये आप समझे, लेकिन कानूनी भाषा में इसको एक नाम दिया गया है, क्यूरेटिव पिटीशन। भाई निश्चित पूछा जाता है, नाम याद रखिए, क्यूरेटिव पिटीशन या रिफॉर्मेटिव पिटीशन। जो यूपी में आया रिफॉर्मेटिव, हिंदी में 4-5 नाम है। आपका बिहार कुछ और बनाता है, उत्तराखंड कुछ और लिखता है, और यूपी कुछ और लिखता है। देखिए क्या क्या नाम है। उपचारात्मक याचिका, पहला उपचारात्मक। दूसरा सुधारात्मक याचिका, उपचारात्मक भी कहा जाता है, सुधारात्मक भी कहा जाता है। निरोगकारी याचिका, निरोगकारी। इसके बाद बिहार ने यूपी ने बनाया दोषहारी याचिका। दोषहारी, दोष को क्या करने वाली, हरण, दोषहारी। और आपका जो बिहार ने दिया निरोगकारी, यानी कि रोग को क्या किया जाता है, दूर। भाई देखिए, आप इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिए, 2 में से कोई एक आएगा। हिंदी वर्जन आपका थोड़ा इधर उधर है। आपका क्या पूछ ले, दो सहारी भी लिखवा गया ना, दो सारी। दो सारी यूपी में आया है। आरोग्यकारी, तो घबराना नहीं है, ये क्यूरेटिव पिटीशन या रिफॉर्मेटिव पिटीशन। अब कोई सुप्रीम कोर्ट आए, केस तो बताया जाए, उसके बाद कोई उपाय नहीं है। भाई कोई केस आए तब तो बताया जाए। अब तक तो ये है कि आप तीसरी बार न्याय की मांग कर सकते हैं। बता देते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए, जब भी अब क्या होता है कि जब भी किसी को फांसी दी जाती है, तो आप देखे होंगे कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अपील में अपील खारिज की, तो रिव्यू कराया जाता है, रिव्यू भी खारिज हो गया तो फिर एक बार जाया जाता है, क्यूरेटिव पिटीशन दायर की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट हमेशा रात में सुनवाई करके और ज़्यादातर फैसला दे रहा है।
भाई मान लीजिए डेट फिक्स हो गई, उसी समय कानूनी कार्रवाई भी चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट अफजल गुरु के मामले में क्यूरेटिव पिटीशन दायर नहीं कर मैंने दायर करने से छूट गया था, और आपका कह सकते हैं ये एक कमी हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। वह सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, उसकी अपील खारिज हो गई, रिव्यू कराया, रिव्यू भी खारिज हो गया। एक बचाव का उसके पास मौका था, और वह अनुच्छेद 142 के तहत क्यूरेटिव पिटीशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से तीसरी बार मांग कर सकता था कि आप अपने फैसले पर क्या करिए, पुनर्विचार, और ये मौका नहीं दिया गया। और तभी आपका इसकी आलोचना भी की जाती है। रिटायर जजों ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मौका न देकर आपका गलती की, लेकिन कभी भी जज हैं वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन रिटायर होने के बाद एक दो लोगों ने कहा कि लोचा था, इसको मौका एक देना चाहिए। तो अब आपका मौका दिया जाता है, और रात में 2-3 बजे कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुलता है। इधर 5 फांसी की तैयारी पूरी है, 5 बजे फांसी देना है सुबह, और 4 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में क्या हुई, सुनवाई। और जैसे ही पिटीशन खारिज, तो 1 घंटे बाद क्या हो गया, फांसी। और जैसे ही अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे कर देता, तो सारा ताम झाम बंद हो जाता, और फांसी क्या होती, रुक जाती। तो इधर फांसी की तैयारी जेल में रात भर चलती है, और उधर रात भर कहाँ सुनवाई होती है। तमाम ऐसे केस आए, निर्भया कांड में भी हुआ, क्यूरेटिव पिटीशन दायर की गई, सुप्रीम कोर्ट ने रात में सुनवाई करके और चारों अभियुक्तों की मृत्युदंड की जो अपील थी विरोध में, खारिज कर दी। तो इस प्रकार हमने बताया रिव्यू का भी रिव्यू हो सकता है, ये केवल आपका कहाँ दिया गया है, संविधान में, और कहीं प्रावधान नहीं है। हम 114 और आर्डर 47 बताएंगे। तो जब एक बार सिविल न्यायालय ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर लिया, तो क्या दोबारा वह उस निर्णय पर पुनर्विचार करेगा? नहीं, रोका गया, हम बताएंगे आगे। लेकिन कौन कर सकता है? केवल हमारा उच्चतम न्यायालय, और ये इनहेरेंट पावर है किस अनुच्छेद के तहत? 142। केस बताइए। अशोक रूपा हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा। भाई किसी को इस मामले में समस्या हो तो बताए, नहीं तो अब आपका कोरिलेट किया जाए आपराधिक मामलों में। सबसे पहले हम रिव्यू कहाँ से शुरू किए हैं? आपका संविधान से। नहीं नहीं, ये 142 से उत्पन्न होता है, अनुच्छेद 32 के तहत दायर किया जाता है। फिर एक बार हम बता दें, क्यूरेटिव पिटीशन का जन्म आपका 142 से होता है, लेकिन जो दायर किया जाएगा वह अनुच्छेद 32 के तहत। तो उसमें है तामझाम वरिष्ठ अधिवक्ता से प्रमाणित कराइए कि हाँ, उसमें 2-3 लोग से उतना नहीं बताना, वो संविधान में बताया जाएगा, उतना बहुत लंबा चल जाएगा। बस ये है कि नियम बता दिया गया। अब सीआरपीसी में आइए। सीआरपीसी में पहले 2 धाराओं को देखिए। आपका कई जगह ये क्वेश्चन आ चुका है सीआरपीसी में कि आपराधिक मामलों में क्या नहीं हो सकता? आपका निर्देश, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, अपील। तो जो आपराधिक मामले हैं वह आपका पुनर्विलोकन नहीं हो सकता, यानी कि आपराधिक मामलों में रिव्यू पर पूरी तरह क्या लगा दी गई है? रोक। यानी कि अगर प्रथम वर्ग, एक दो उदाहरण पहले देखिए। अगर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किसी अभियुक्त को 3 वर्ष तक की सजा एक बार दे दी, तो क्या वह उस सजा पर पुनर्विचार करके
और दोबारा सजा को रद्द कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता, क्योंकि आपराधिक मामलों में अपने द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करने से क्या लगा दी गई है? रोक। अब आइए, सत्र न्यायालय ने किसी अभियुक्त को मृत्यु दंड दिया है, तो क्या सत्र न्यायालय उस दंड को परिवर्तित कर सकता है कि नहीं? सामान्यतः उस पर पुनर्विचार कर सकता है कि नहीं? नहीं, क्योंकि आपराधिक मामलों में इन न्यायालयों पर रिव्यू करने पर क्या लगा दी गई है? रोक। अब आगे चलिए, अगर उच्च न्यायालय आपराधिक मामलों में अपील इत्यादि में एक बार फैसला सुना दिया है, तो क्या उच्च न्यायालय अपने आपराधिक, सिविल नहीं, ये किसके लिए केवल बताया जा रहा है? आपराधिक, क्या उच्च न्यायालय उस आपराधिक मामले में पुनर्विचार करके अपने निर्णय में बदलाव ला सकता है कि नहीं? नहीं ला सकता। आपका उच्च न्यायालय भी ऐसा नहीं कर सकता। केवल किसको पावर है? सुप्रीम कोर्ट को, वो भी सीआरपीसी सीपीसी के तहत नहीं, बल्कि अनुच्छेद 137 के तहत। यानी कि उच्च न्यायालय और निचले न्यायालय सामान्यतः आपराधिक मामलों में जब एक बार फैसला सुना दिए हैं, तो उस फैसले पर क्या वे लोग पुनर्विचार कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। तो क्रिमिनल मामलों में या सीआरपीसी में किसका प्रावधान नहीं है? तो आपका जवाब रहेगा रिव्यू का, पुनर्विलोकन का। कौन सी धारा पुनर्विलोकन पर रोक लगाती है सीआरपीसी की? गलत न हो, आपका 362, यानी कि सीआरपीसी की धारा 362। और हाई कोर्ट पुनर्विलोकन अपने इनहेरेंट पावर के तहत भी नहीं कर सकता, जो 482 में दी गई है। तो फिर एक बार इसको समझिए, चाहे उच्च न्यायालय हो और चाहे निचला न्यायालय हो, आपराधिक मामला था और एक बार फैसला क्या किया है? सुना दिया है। तो क्या उसका रिव्यू या उसका नज़रसानी या पुनर्विलोकन या अपने द्वारा सुनाए गए फैसले पर पुनर्विचार वह करने की शक्ति रखता है कि नहीं? नहीं रखता। कौन सी धारा क्रिमिनल मामलों के पुनर्विचार पर रोक लगाती है? सीआरपीसी की कौन सी धारा है? 362। तो क्वेश्चन का मॉडल ये है, यूपीएपीओ में भी इस बार तो नहीं आया, इसके पहले आया था कि सीआरपीसी में क्या नहीं हो सकता? निर्देश हो ही सकता है, अपील हो ही सकती है, आपका रिवीजन हो ही सकता है, लेकिन एक काम नहीं हो सकता। कौन सा? पुनर्विलोकन। और जबकि सिविल मामलों में चारों हो सकता है। वह निर्देश हमने 113 में पढ़ा ही दिया, पुनर्विलोकन 114 में पढ़ाएंगे ही, और आपका रिवीजन 115 में, और अपील हम पढ़ा ही चुके हैं 96 से लेकर 112। तो सिविल मामलों में चारों, क्रिमिनल मामलों में केवल 3 हो सकता है। अब कोई समस्या हो तो आप बताइए, नहीं तो आप सीपीसी में बैक हो जाए। संविधान निपट गया, क्रिमिनल मामला निपट गया, अब आपका सिविल मामला आना है। जहाँ तक सिविल मामलों की बात है, सिविल मामलों में आपका नज़रसानी या पुनर्विलोकन आपका, या जहाँ तक रिव्यू का प्रश्न है, या अपने द्वारा दिए गए निर्णय के पुनर्विलोकन का प्रश्न है। अब दो तीन बातें पहले समझिए। पहली बात ये समझिए कि पुनर्विलोकन एक सब्सटेंसिव राइट है पक्षकार का, यानी कि सारवान अधिकार है।
प्रक्रियात्मक नहीं है, कैसा है, सारवां। पुनर्विलोकन के लिए जो टाइम पीरियड है, लिमिटेशन पीरियड है, समय सीमा है, वह 30 दिन है, यानी कि 30 दिन। यानी कि जब न्यायालय ने जिस तारीख को फैसला सुनाया था, उस तारीख से आप कितने दिन के अंदर पुनर्विलोकन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं? तो 30 दिन। कितने दिन के लिए, कितने दिन के अंदर? 30 दिन। अगर आप 30 दिन के बाद देते हैं तो इसके लिए डिले का, यानी कि आपका विलंब का उचित कारण दर्शाना होगा। यानी कि 30 दिन बाद भी न्यायालय आपका रिव्यू का एप्लीकेशन स्वीकार कर सकता है, लेकिन आपको 30 दिन के बाद एक एक दिन के विलंब का क्या देना पड़ेगा? तो बता दीजिए कि हम भर्ती थे, कोरोना हो गया था, आते तो आपको भी हो जाता, या हम तो अस्पताल में थे, या हमें, या जो भी कारण देर दर्शाइए, लेकिन कारण आपको दर्शाना ही होगा। या हम साक्ष्य एकत्र कर रहे थे, आरटीआई लगाए थे, और देखिए लोक सेवा आयोग ने ही आपका आरटीआई का जवाब 2 महीने बाद दिया। तो जब हमारे हाथ में कागज आया, आरटीआई सबसे डिले का अच्छा कारण है कि हम सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज मांगे और 1 साल तक मिला ही नहीं। अतः 1 साल बाद हम आए हैं क्या कराने? रिव्यू कराने, क्योंकि उस समय हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं था। और ये बताइए, डिले का उचित कारण माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपका उचित कारण माना जाएगा डिले का कि हमारे पास हाथ में क्या नहीं था? कागज ही नहीं था पूरा। तो सामान्यतः समय याद रखें, लिमिटेशन पीरियड कितना है आपका? 30 दिन। देखिए, पुनर्विलोकन के लिए आवेदन उसी न्यायालय में दिया जाता है जिस न्यायालय ने डिक्री या आदेश पारित किया है, ये याद रखें। अगर वह न्यायालय मौजूद नहीं रहा तो आप उसकी अधिकारिता जिस न्यायालय को दी गई है, उस न्यायालय में आप दायर कर सकते हैं। सामान्यतः अगर वह जज मौजूद हैं तो पुनर्विलोकन वही जज करता है, यानी कि जिस जज ने इसके पहले क्या सुनाया था फैसला। अगर वह रिटायर हो गया, मर गया, ट्रांसफ़र हो गया, तब आप किसी अन्य जज के यहाँ क्या कर सकते हैं? आप प्रस्तुत कर सकते हैं मामला। लेकिन पहले वरीयता किसको दी जाएगी? जिस जज ने फैसला सुनाया। अब आगे बढ़ा जाए, आपका पुनर्विलोकन का आधार। अब आइए सिविल मामलों में शुरू करिए। जहाँ तक सिविल मामलों की बात है, क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि रिव्यू का बेस क्या है, रिव्यू कहाँ से उत्पन्न होता है, यानी कि सीपीसी के किस सीपीसी में कहाँ ये प्रावधान किया गया है कि सिविल न्यायालय एक बार निर्णय सुनाने के पश्चात अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आपको उठाना है आदेश 20 का नियम 3 से। तो पहले आदेश 20 का नियम 3 पर गौर करिए फिर एक बार। आदेश 20 का नियम 3 ये बताता है कि जब एक बार सिविल न्यायालय ने निर्णय सुना दिया और उस पर साइन कर दिया, तो फिर एक बार बताइए, 1-2 दिन पहले ही बताया गया था, निर्णय सुनाना महत्वपूर्ण है कि साइन करना और डेट डालना? अगर साइन, डेट, मुद्रा छूट गई और निर्णय सुना दिया गया तो यह अनियमितता क्षम्य होगी कि अक्षम्य होगी? क्षम्य होगी। और निर्णय वैध माना जाएगा कि शून्य? वैध।
ये हम बताए थे आपका। फिर बैक होइए, जब एक बार निर्णय सुना दिया जज ने और उस पर हस्ताक्षर कर दिया तो जनरल रूल ये है कि अब उसमें वह कोई संशोधन, परिवर्धन या परिवर्तन कर सकेगा कि नहीं, नहीं कर सकेगा। लेकिन आदेश 20 के नियम 3 में लेकिन या सिवाय लगा है और वहीं लेकिन समझना है। लेकिन इसके दो अपवाद हैं कि निर्णय सुनाने के बाद और साइन करने के बाद भी वह उस निर्णय में परिवर्तन कर सकता है। पहला अपवाद है धारा 152 के तहत, हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, उसी में लिखा है कौन सा, और दूसरा पुनर्विलोकन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो सिविल न्यायालय हैं एक बार निर्णय सुनाने के बाद उस निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है और अपने द्वारा दिए गए निर्णय में संशोधन कर सकता है और धारा 152 के तहत भी संशोधन वह कर सकता है। तो बताइए कितने अपवाद हुए? दो। कौन कौन सा? एक पुनर्विलोकन और एक धारा 152। फिर एक बार इसको देखिए भाई नए लोग, एक बार निर्णय सुनाने और उस पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद सामान्यतः वह न्यायालय अब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। लेकिन इसके दो अपवाद हैं कि छेड़छाड़ कर सकता है अगर मामला किस धारा से में आ जाए, 152, और दूसरा कब छेड़छाड़ कर सकता है, रिव्यू या पुनर्विलोकन। तो पहले 152 समझिए, अगर निर्णय दिया और कोई क्लर्कियल या मैथमेटिकल त्रुटि हो गई तो निर्णय के बाद भी सुधारा जा सकता है कि नहीं, सुधारा जा सकता है, चाहे स्वप्रेरणा से या पक्षकारों की मांग पर, स्वप्रेरणा से भी कर सकते। और दूसरा आपका पुनर्विलोकन करके निर्णय सुधार सकता है। तो पुनर्विलोकन की शक्ति उत्पन्न कहाँ से होती है? आदेश 20 के नियम 3 से। पुनर्विलोकन के बारे में सारवान प्रावधान कहाँ दिया गया है? 114। और प्रक्रिया किस आर्डर में? आर्डर 47 है, 47। 3 जगह से आप पढ़िएगा, आदेश 20 नियम 3, फिर आपका धारा 114 और अगला कौन सा, आदेश 47। भाई कोई समस्या हो भूमिका में तो बताइए, और नहीं तो आपका देखिए इतना समय लग गया। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन निश्चित आते हैं, इसीलिए दो दो बार बताया जा रहे हैं, थोड़ा कठिन था। तो भाई ब्रेक आपका रहेगा 15 मिनट का। देखिए कई लोग मांग कर रहे हैं भाई कल आपका कोचिंग बंद करने की, सुबह वाली, शाम वाली तो बंद करना संभव नहीं है। अगर आप लोग भाई मेला वाला घूमना चाहते हैं तो बंद किया जा सकता है, शाम वाली बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, बिहार एपीओ लगा है, यूपी एपीओ। तो शाम केवल मेंस के लिए आप लोग जैसा कहिए, बहुमत हो तो कोई हमें आप, तो कल सुबह बंद ही कर दिया जाए, क्या करना है, लोग देख रहा हूँ कि नहीं तो शाम को 7:30 बजे के बाद घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह कल क्लास भाई आप रहेगी, कई लोग परेशान किए हैं, 4-5 लोग, ये जाना एक दिन बंद किया जाए। हाँ तो भाई आपका बंद नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो भाई जब भाई बंद नहीं रहेगी क्लास चलेगी, क्या करना है, कोई हमें आपत्ति नहीं, अगर ज़्यादा लोग भाई परेशान हो तब बंद किया जाता है।